स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंडिया में इतिहास इलेक्शन का। और पहला इलेक्शन के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे और पहला इलेक्शन के बाद इंडिया में कैसा इलेक्टोरल सिस्टम रहा है, कौन सा पार्टी का कितना दबदबा रहा है, ये सब के ऊपर बात होगा। तो आज हम लोग इलेक्शन ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे कि इंडिया में इतिहास क्या रहा इलेक्शन का। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटिश इंडिया में आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म में आता है, लेकिन 1857 की जंग के बाद ब्रिटिश लोगों को समझ में आ जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ये देश चलेगा नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, वो अपना पास पावर ट्रांसफर कर लेता है। और जब से ये पावर ट्रांसफर होता है तब से ही समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनने का प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया में जो बनता है वो बनता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाता है 1853 में। 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था 1853 का। उस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों को चुना जाता है कि उन लोग आए और आके अपना बात रखे। लेकिन ये जो असेंबली था इसमें ब्रिटिश का चुना ही वो लोग आते थे, कोई इलेक्शन का ऐसा प्रोसीजर था नहीं। फिर 1892 में 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जहां पर इनडायरेक्टली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को चुना जाने का प्रोसेस को बढ़ाया गया, यानी कि इंडियन मेंबर लोगों का प्रोसेस बढ़ाया गया। क्योंकि जब से चार्टर एक्ट आने लगा तो इसका ऊपर अलग वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो आप लोग बताऊंगा। तो पहले जितना भी ब्रिटिश कानून लाते थे सब कोई ब्रिटिश का ही मानने वाला, ब्रिटिश का चम्मच लोग को ही बढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में जब इंडियन लोग अवेयर हुए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तो इंडियन लोग बोले कि नहीं, अब हमें भी इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है असेंबली में। तो लेकिन ये जो इलेक्शन होता था ये समझ लीजिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि इंडियन मेंबर लोग को बढ़ाया गया तो ओपन टू ऑल था, सब कोई वोट दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी रखते थे, टैक्स भरते थे, उन लोग को ही इजाजत था इलेक्शन में वोट देने का। यानी कि इंडिया का आबादी अगर 100 है तो 100 में सिर्फ 10% लोग ही वोट दिया करते थे। और 1909 में सबसे पहला डायरेक्ट इलेक्शन का आइडिया आया और सबसे पहले 1909 में डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया। और अभी भी जो डायरेक्ट इलेक्शन था ये समझ लीजिए कि आम जनता लोग चूज करते, लेकिन अभी भी चूज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज है कि अगर कोई भी 18 या 19 साल या 21 साल से ऊपर है तो वो वोट देगा, ऐसा नहीं था। मतलब जो इंसान जिसका एक लिमिट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो हर महीना कुछ टैक्स भरता है, उसी को इजाजत था। तो 1909 में सबसे पहला इंडिया में इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन जब इंडिया आजाद होता है तो इंडिया बोलता है नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लिमिटेड लोग ही को ही अधिकार देंगे वोट देने का, हमारा देश में हर किसी को अधिकार होगा वोट देने का। तो 1947 में जब इंडिया आजाद होता है तो उन लोग ये निर्णय करते हैं कि 21 साल से ऊपर का जो भी शख्स होगा उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ये तो इंडिया में था। लेकिन आज 21 साल उम्र हटाकर 18 साल कर दिया गया है। ये राजीव गांधी का टाइम में ये अमेंडमेंट किया गया था 1988 में अमेंडमेंट करके थ्रू राजीव गांधी ने क्या किया था, 21 साल से उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया था कि 18 साल का कोई भी नागरिक है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो अब आजाद इंडिया का बारे में पढ़ेंगे, आजाद इंडिया में कैसा इलेक्शन हुआ और उसका क्या प्रक्रिया रहा। लेकिन उससे पहले जब देश आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को जब कानून इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो अब 1951 से लेके 52 का बीच में इलेक्शन होना था। क्योंकि 1947 में देश आजाद हो गया था। आप बोलिए तो क्या उस टाइम इलेक्शन नहीं हुआ था? नहीं, गलत। 1947 में देश आजाद हुआ था और जब तक 1952 में एक नया और फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बना तो 5 साल तक समझ लीजिए कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो था वही सरकार चलाया कर रहा था। मतलब 1947 से लेकर 1952 तक एक इंटरिम गवर्नमेंट था जो देश को चला रहा था। तो 26 जनवरी 1950 जब आता है तो इंडिया में कानून इंप्लीमेंट हो जाता है। अब कानून इंप्लीमेंट हो चुका है, अब देश में इलेक्शन होगा। तो किस तरीका से इलेक्शन होगा उसके लिए संविधान में पूरा प्रोसीजर बताया गया। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये आर्टिकल में सिर्फ और इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में है। इंडिया में कैसा इलेक्शन होगा, किसका जिम्मेदारी होगा, ये सब का बारे में लिखा हुआ, कौन वोट देगा वो इस सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसी में आर्टिकल 324 के तहत संविधान में एक आर्टिकल डाला गया जिसमें बोला गया कि देश में न्यूट्रल इलेक्शन हो उसका लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया
किया और वो उसी की जिम्मेदारी था इंडिया में पूरा इलेक्शन करवाना। हर एक इलेक्शन, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो। तो इंडिया में ये तो रहा आपका इतिहास। अमेंडमेंट हुआ है 1988 में, फिर 1951 में एक एक्ट लाया गया कि क्लिप इलेक्शन के बारे में बोल तो गया कि कौन इलेक्शन दे सकता है, कौन वोट दे सकता है, लेकिन जिसको इलेक्शन लड़ना है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, उसका भी तो कोई मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसका भी तो कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लाया गया, जिसमें बताया गया कि इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया, क्योंकि आर्टिकल 324 से लेकर 325 में बेसिक जानकारी दिया गया था, लेकिन बेसिक जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए 1951 में एक एक्ट लाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके तहत और भी सब कुछ बात बताया गया कि किस तरीका से पूरा इलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, अभी मैं आता हूँ आपका जाकर इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया में दो तरह का इलेक्शन होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में लोग डायरेक्ट वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका लोकसभा इलेक्शन होता है, जो अभी इलेक्शन होने वाला भी है, और जो एमएलए का इलेक्शन होता है स्टेट में उसका, जिसमें आदमी एमएलए और सीएम को चूज करते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपका जाकर जो रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट के लोगों ने चुना, वो लोग जो एमएलए एमपी होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, राज्यसभा का मेंबर लोग को चूज करते हैं इलेक्शन का जरिया, फिर आपका प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये दो तरह का इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1952 का टाइम में कि किस तरीका से इंडिया में पहला इलेक्शन हुआ, उसका प्रोसीजर क्या था। कि शुरुआत में बहुत, जब लोगों के पास लोग जा रहे थे जनगणना करने, कितना देश का आबादी है, लोगों को बताने के लिए कि इलेक्शन होने वाला है, आपको जो पसंद है उससे आप चूज कर सकते हैं। वो आपका बात को संविधान के सामने, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सामने रखेगा, पार्लियामेंट का सामने रखेगा, और आप लोग जो बोलिएगा उस हिसाब से कानून बनेगा, आप लोग का भलाई के लिए काम होगा। तो लोग सुन के हैरान हो गए, बोले कि हम लोग तो 200 साल से ब्रिटिश का गुलामी कर रहे हैं, कभी तो ऐसा सुना नहीं कि हम लोग जाएंगे और अपना मन का मुताबिक जो इंसान हमारा भलाई के लिए काम कर उसे चूज करेंगे। तो आदमी लोग तो पहले भगा दिए, मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कुछ तो होता नहीं, क्योंकि हमेशा से गुलामी देखते हुए आ रहे थे, 200 साल से गुलामी देखते हुए आ रहे थे। तो उन लोगों को तो पता नहीं था कि लोगों का एक बात सुना जाना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होता है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, उन लोगों को पता ही नहीं कि बेसिक एजुकेशन उन लोगों को नहीं था। तो फिर उन लोगों को डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो कुछ नहीं पता था। तो ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं था कि इलेक्शन होता क्या है। फिर भी पहला जनरल इलेक्शन होता है 25 अक्टूबर 1951 में शुरू होता है, और ये इलेक्शन प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है, 21 फरवरी 1952 तक ये चलता है। और सिंपल सा बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्लाइड एकदम मेजोरिटी लेके आता है, आपका जब विक्ट्री जीत जाता है, कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं होता, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को माना जाता है कि ये वही पार्टी है जो देश को आजादी दिलाया है। और जवाहरलाल नेहरू एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, तो उनका नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाता है। तो पहला जनरल इलेक्शन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पहला लोकसभा इलेक्शन था, इंडिया का पहला लोकसभा इलेक्शन था आजादी के बाद का। तो 1947 से लेकर 1952 तक जब इलेक्शन नहीं हुआ था, तब एक इंटरिम लेजिस्लेचर था जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। और उस वक्त जब इंडिया आजाद हो गया, कानून बन गया, आर्टिकल 326 के तहत बोला गया कि जो कोई भी 21 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बारे में बात बोला गया। 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और उस वक्त, अभी तो 543 सीट्स है, लेकिन उस वक्त सीट्स था 489। तो 489 सीट पे इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। और टोटल कैंडिडेट्स ने जो अपना नाम दर्ज किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो थे 1854। 1874 कैंडिडेट्स लोगों ने अलग अलग पार्टी से अपना नाम दर्ज किया था इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 36 करोड़ का आबादी बोला जाता है उस टाइम इंडिया का था, जिसमें से 17.32 यानी कि 17.32 करोड़ लोग ही वोट के लिए एलिजिबल थे। और उसमें से भी 45% लोग ने ही वोट दिया। कितना परसेंट लोग ने वोट दिया? 45% लोगों ने ही वोट दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वोटिंग के बारे में पता ही नहीं था। और बहुत जगह तो समझ लिए कि उस टाइम बॉयकॉट भी चल रहा था इलेक्शन का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आसानी से जीत मिल जाता है, क्योंकि उसका लेगेसी होता है कि ये पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है देश आजादी दिलाने में। तो ये जो इमेज बना होता है, इसी इमेज का फायदा उठाते हुए कांग्रेस जीत जाता है। और इसका फायदा 1980 तक समझ लीजिए कांग्रेस को, यानी कि 1975 तक तो उससे मिलता ही मिलता है। आईएनसी को इस इलेक्शन में 364 सीट जीतता है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दूसरा लार्जेस्ट पार्टी होता है, इसे 16 सीट मिलता है। तो कांग्रेस को 45% वोट, जितना भी वोट डाला था उसमें से 45% वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेवर में था। लेकिन
इलेक्शन से पहले सितंबर 1951 में इलेक्शन से पहले एक मॉक इलेक्शन करवाया गया था। जिस तरीके से एग्जाम से पहले मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक टेस्ट होता है, उसी तरीके से मॉक इलेक्शन प्रैक्टिस भी करवाया गया था सितंबर 1951 में, क्योंकि जो लोग इलेक्शन के बारे में नहीं जानते उन्हें बताया जाए। और पहला इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के सुकुमार सेन। और जब देश आजाद हुआ था उस टाइम में एंग्लो इंडियन लोगों को भी 2 सीट रिजर्व रखा गया था उन लोगों के लिए भी, लेकिन अभी उसे हटा दिया गया है। B.R. अम्बेडकर भी इलेक्शन लड़ रहे थे बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन वो हार जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट उनका सामना होता है, B.R. अम्बेडकर का सामना होता है नारायण सदोवा का काजरोलकर, लेकिन INC जीत जाती है और B.R. अम्बेडकर हार जाते हैं। तो B.R. अम्बेडकर क्या करते हैं, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी का गठन करते हैं। आचार्य कृपलानी ये भी फैजाबाद से हार जाते हैं। इन लोग प्रोमिनेंट लीडर है, जो कि पहले इन लोग कांग्रेस का पार्टी है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ ऐसा बात हुआ जिसका वजह से इन लोग कांग्रेस छोड़ दिए थे और अपना अलग पार्टी बना लिए थे, लेकिन ये लोग हार जाते हैं कांग्रेस के सामने। इलेक्शन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1951 में, लेकिन ज्यादातर जो वोट पड़ा वो वोट पड़ा जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में। तो कुछ पार्टी है कितना वोट जीता है वो हम बता देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट जीतता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीट जीतता है, भारतीय जनसंघ वो 3 सीट जीतता है, और सोशलिस्ट पार्टी 12 सीट जीतता है, और किसान मजदूर प्रजा पार्टी ये 9 सीट जीतता है, और इंडिपेंडेंट पार्टी मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट जो पार्टी होता है उन लोग 37 सीट जीतता है। और भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी का रूप लेता है, इसको लीड कर रहे थे आपका जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सोशलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। लास्ट में 1975 में यही जयप्रकाश नारायण एक मूवमेंट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है जेपी मूवमेंट, और ये जेपी मूवमेंट का चलते ही इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगा देती है, जो 1977 चलता है। फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी को लीड करते हैं आचार्य कृपलानी, लेकिन ये हार जाते हैं कांग्रेस के सामने। और पहला लोकसभा का स्पीकर थे जीवी मबलांकर, और पहला इंसान जिसने पार्लियामेंट पे एक आजाद इंडिया का पार्लियामेंट पे कदम रखा था उसका नाम था रवि नारायण रेड्डी, और ये तेलंगाना से जीते थे। उस टाइम तेलंगाना आंध्र प्रदेश कहलाता था, और ये पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से इलेक्शन जीत के आए थे। और बोला जाता है जो रेड्डी थे इन्हें नेहरू से ज्यादा वोट मिला था इलेक्शन में, जितना भी नेहरू को जितना वोट मिला था, लेकिन दोनों एक दूसरे कंपटीटर नहीं थे। मतलब वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, लेकिन इनको सबसे ज्यादा वोट गिरा था। ये जो जीते थे आपका जाकर रेड्डी बहुत अच्छा मार्जिन से। और नेहरू जो सीट से लड़ते थे फूलपुर उत्तर प्रदेश में, और ये 1964 तक जब तक जवाहरलाल नेहरू का डेथ नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू यही फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमेशा इलेक्शन लड़ते थे और जीतते भी थे। और सबसे पहला ये वोट कास्ट किया गया था चीनी हिमाचल प्रदेश, मतलब सबसे पहला वोट गिरा था हिमाचल प्रदेश का चीनी में, और पहले हिमाचल प्रदेश नाम का कोई स्टेट हुआ नहीं करता था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये था पहला जनरल इलेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि किस तरीका से इंडिया का में इतिहास रहा। तो इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो 1970 तक कि 70 का दशक तक कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं देता है। पहला जवाहरलाल नेहरू का पॉपुलैरिटी, फिर इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा काम किया था जिसका वजह से पॉपुलैरिटी खत्म हो जाता है कांग्रेस का। वो था 1975 में इमरजेंसी। तो 70 से 80 का दशक में कांग्रेस का स्थिति खराब हो जाता है, और खराब होता है, और 1970 में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, जिसे जनता पार्टी भी कहा जाता था, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। 1989 में वो सरकार गिर जाता है, फिर से कांग्रेस आता है, और कांग्रेस 1989 तक राज करता है। अब 1989 का बाद से इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। इंडिया कर्जदार हो जाता है, इंडिया में बहुत सारा कम्युनल टेंशन बढ़ जाता है। तो 1989 में कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू हो जाता है, और राजीव गांधी को हार मिलता है 1989 के इलेक्शन में। क्या कारण था कोलिशन पॉलिटिक्स बनने में? 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस आराम से जीत रहा था। सिर्फ 2 साल के लिए समझ लीजिए कि जनता पार्टी का सरकार आता है कोलिशन का मदद से, लेकिन उतना अच्छा चलता नहीं है। फिर से 10 साल तक समझ लीजिए कांग्रेस राज करता है। तो मान के चलिए 1952 से लेकर 1989 तक 35-40 साल तक कांग्रेस एक चटिया राज करता है, कोई भी इसे चैलेंज नहीं करता है। फिर आता है 1989 का साल, जहां से पूरा पॉलिटिक्स चेंज हो जाता है। ये 1989 से लेकर 2014 तक कोलिशन पॉलिटिक्स चलेगा। भले ही 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस लीड करता है, लेकिन कांग्रेस अकेला मेजोरिटी नहीं रहता है, उसे बहुत कोलिशन को लेकर वो चलता है। तो आखिर ये कोलिशन का सरकार क्यों बना, कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बना, इसका क्या कारण का था? सबसे पहला रीजनलिज्म। अब क्या था, लोग अपना रीजन को ज्यादा, जिस एरिया से बिलोंग करते थे उन लोग के अंदर देश से ज्यादा अपना रीजन से प्यार होना शुरू हो गया। रीजनलिज्म ये सबसे बड़ा कारण था कोलिशन पॉलिटिक्स का।
और इसका शुरुआत होता है 1952 में पोट्टी श्रीधर मरोलू, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले होते हैं और ये बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश को एक स्टेट मिलना चाहिए। और ये 54 दिन तक आपका हंदर स्ट्राइक करते हैं और इनका देहांत हो जाता है और इनका मरने के बाद बहुत दंगा फसाद होता है। तब जाकर आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक अलग स्टेट को घोषित किया जाता है। फिर दूसरा कारण बताया जाता है इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया का जितना स्टेट है सबको बांटना। तो लोगों को अंदर अब भावना आ गया था अपना लैंग्वेज के प्रति ज्यादा, मातृभाषा से ज्यादा, मातृभक्ति से ज्यादा अपना जो लैंग्वेज है उससे ज्यादा इंसान को क्या हो गया, प्रभावित हो गया और लोग अपने लैंग्वेज को ज्यादा तरजीह और सपोर्ट करने लगे। और इसी के तहत आंध्र प्रदेश बना तेलुगु लैंग्वेज के बेस पे, तमिलनाडु बना तमिल लैंग्वेज के बेस पे और महाराष्ट्र और गुजरात बना मराठी और गुजराती लैंग्वेज के बेस पे। और इसके अलावा ज्यादातर एरिया में लैंग्वेज के बेस पे ही स्टेट बना है। और फिर इसका एक और भी कारण बताया जाता है जेपी मूवमेंट। जब नेशनल इमरजेंसी चलता है 1975 में तो बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स मजबूत होता है, बहुत सारे लीडर सामने उभर के आते हैं और यहाँ से लोगों को अंदर कोएलिशन पॉलिटिक्स का जुनून पैदा होता है। क्योंकि इससे पहले 1975 से पहले कोएलिशन गवर्नमेंट का कोई ऐसा सोच नहीं था, लेकिन जेबी मूवमेंट जब होता है बहुत कोई लोग कोई पॉलिटिक्स का पता चलता है, बहुत लीडर उभर कर आते हैं, जिसमें से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के है, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी के आपका जाकर मुलायम सिंह यादव और भी कुछ लीडर है। तमिलनाडु में देख लीजिए तो आपका जाकर स्टालिन। तो बहुत कोई है जो ये रीजनलिज्म और जेबी मूवमेंट से इंस्पायर होकर अपना एक अलग पहचान बनाए। फिर आता है मंडल कमीशन 1989 में। अब यहाँ से एक और पार्टी का राइज होता है जिसका नाम होता है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। और ये बहुजन समाज पार्टी का जो बनाने वाला है उनका नाम है, एक दलित एक्टिविस्ट थे जिसका नाम था काशीराम। इन्होंने एक कास्ट बेस्ड पार्टी बनाया और ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में ये सरकार भी बनाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मायावती। और काशीराम का एक कोटेशन था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चले, यानी कि हम लोग दलित लोग सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हम ही लोग वोट देते, लेकिन राज कौन करता, ब्राह्मण। तो ये भावना से भी क्या हुआ, जो जातिवाद है इसको बढ़ावा भी मिला और जातिवाद से क्या हुआ, आपका जाकर पार्टी भी बना। और रीजनलिज्म और लैंग्वेज के बेस पे तो पार्टी था ही था, अब कास्ट बेस भी पार्टी बन गया। क्यों? क्योंकि आप जिसको दबाइएगा, कोई भी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा, उसमें से कोई लीडर निकलेगा और अपना हक मांगेगा। तो यही हुआ यूपी में समाज बीएसपी के रूप में सामने आया। 1989 से लेकर 1999 तक बहुत समझ लीजिए इंडिया में बोला जाता है कि एक इनस्टेबल गवर्नमेंट था। कोई भी गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक रूल नहीं करता था। कोई 171 दिन के लिए आता, जैसे कि चौधरी चरण सिंह 171 दिन के लिए रूल किया करते थे। कभी अटल बिहारी वाजपेयी आए तो 13 दिन के लिए। तो कोई भी पार्टी समझ लीजिए कि ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया था। फिर 1999 आता है, अब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छा खासा वोट मिलता है, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस, फिर 2009 से 2014 तक कांग्रेस, फिर 2014 के बाद से बीजेपी। तो ये सब कारण था। और बीजेपी का कारण आगे बढ़ने का होता है, पहला बार जब इलेक्शन हुआ था 1985 में, तब बीजेपी को 2 सीट मिला, तब बीजेपी इलेक्शन लड़ी थी। इसके ऊपर भी अलग इतिहास है, मैं अलग से लेकर आऊंगा एक एक पार्टी के ऊपर, एक एक फेस ऑफ इलेक्शन में क्या कहानी रहा है उसके ऊपर तो एक अलग से विस्तार से वीडियो बन जाएगा। तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि तो लेकिन उस टाइम 2 ही सीट था, लेकिन बाबरी मस्जिद का इशू को उठाकर जो बीजेपी है इसे बल मिला। और बल मिलने से क्या होता है, 1996 में बीजेपी क्या हो जाता है, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आता है और 1999 में एक मजबूत सरकार बनाता है, 2004 तक चलता है। 2014 का बाद से तो अभी आप देख ही रहे। तो ये तो कुछ इतिहास था इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर आपको जानना है इंडियन पॉलिटिक्स का एक एक फेस पे क्या पूरा प्रोसीजर रहा, क्या पूरा स्टेज रहा, कैसे करके इलेक्शन हुआ, कब कौन सा दौर में किस तरीका से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, क्या कारण था कि पार्टी में कोएलिशन बना, कोएलिशन टूटा, इसके ऊपर विस्तार से भी बनाने में वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा। तो आपको जानना है 1952 से लेकर 2014 तक कैसा पॉलिटिक्स रहा, एक एक पार्टी क्यों बना, क्यों बिखरा, एक बड़ा वीडियो बनेगा जहां पर मैं आपको विस्तार से एक एक फेस ऑफ इलेक्शन 1952 से लेकर 1957 तक इलेक्शन हुआ तो उस टाइम में क्या हालात था, 1957 से लेकर 5 साल 1962 में इलेक्शन हुआ उस टाइम हालात क्या था, तो सबके ऊपर अलग से विस्तार से वीडियो बन सकता है। और जहां मैं आप लोग को विस्तार से बताऊंगा कि किस किस फेस पे क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। ठीक है, अभी मैंने बेसिक बता दिया है, आपको इससे ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे करके इंडिया में इलेक्शन कब से शुरुआत होता है, कैसे करके आस्ते आस्ते इलेक्शन रूप लेता है, फिर किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्शन होता है और आज हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। तो फ्यूचर में इंडियन पॉलिटिक्स का क्या रूप होने वाला है, क्या अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट होगा, क्योंकि 2014 के पास से कोलिशन गवर्नमेंट भले ही है लेकिन उतना मजबूत, अगर जो भी पार्टी जो बीजेपी को सपोर्ट करती है अगर वो लोग अपना सपोर्ट खींच भी ले, फिर भी बीजेपी के पास इतना मेजोरिटी है कि बीजेपी का हाथ से सत्ता नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा 1989 से 1989 से लेकर
2014 तक ऐसा स्थिति नहीं था। ये 25 साल का दौर ऐसा था जहां पर हर पार्टी अपीजमेंट पॉलिसी अपनाती थी। अगर यहाँ पर ऐसा दौर था कि अगर एक भी पार्टी को नाराज किया जाए तो सपोर्ट खींचने का मतलब, एक पार्टी अगर सपोर्ट खींचता है तो सरकार गिर जाएगा। तो ऐसा दौर था। कभी कोलिशन पॉलिटिक्स अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, इसके लिए भी एक अलग फेस है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में है तो और उसको अगर कोलिशन में नहीं है तो वो अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी के पास एक हद से ज्यादा पावर आ जाता है तो वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ भी चले जाता है। तो ऐसा नहीं है कोलिशन पॉलिटिक्स एकदम खराब है। कोलिशन पॉलिटिक्स कुछ मायने में अच्छा भी है, कुछ मायने में खराब है। जिस तरीका से एक मेजोरिटी पार्टी होना कुछ मायने में अच्छा भी है तो कुछ मायने में खराब भी है। तो इसके ऊपर भी एक अलग से विस्तार से वीडियो बन सकता है। अभी मैंने आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, बस यही है। इलेक्शन है, इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए तो डेवलपमेंट के लिए हमेशा इंप्रूव करिए कि किस तरीका से डेवलपमेंट के बेस पे हम लोग को वोट देना, किस तरीके से अपना भी डेवलपमेंट करना है और अपने देश का भी डेवलपमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।